जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 27 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे यहाँ पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप कांटेक्ट करिए, आप बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। और इस बैच के अंदर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। हर साल जो है वो पूरी चीजें चेंज होती है, नए पूरे आपके वीडियोस है वो अपडेट होते हैं, मटेरियल अपडेट होता है। तो बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल से प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाती है, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि आपका सिलेक्शन हो। और इसके प्रूफ्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, और प्रूफ देखने के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियो ओपन किया है। क्योंकि आपको सबसे पहली चीज तो टॉपिक को ध्यान से समझना है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट्स को क्लियरली समझना है, मेरी तरफ ध्यान देना है, मेरी आवाज पर ध्यान देना है। और फिर उसके बाद जो चीज मैं लिखवाऊंगा टॉपिक्स के दौरान वो चीज नोट डाउन कर लेना। जो चीज नहीं लिखवा रहा हूं दैट मीन्स कि वो काम की नहीं है, उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ सुनने वाली और समझने वाली चीजें होती हैं। मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कमेंट के बारे में हम बात करते हैं, और एक स्टूडेंट की एक परेशानी जो है वो सामने आई है। और ये परेशानी जो है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो है वो फेस करते हैं, जो कि है लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम। अक्सर आपको जो है वो लगता है कि अरे यार, ये एग्जाम मेरे लिए है कि नहीं, क्या मैं एग्जाम दे पाऊंगा या दे पाऊंगी कि नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डाउट्स अक्सर आते रहते हैं कि क्या क्लियर होगा, कि क्या क्लियर नहीं होगा। देखो यार, मैं आपको और दूसरी चीज, कई बार कॉन्फिडेंस ये भी नहीं आ पाता कि मैं किसी के सामने बोल पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग में से काफी सारे लोगों को हेजिटेशन हो किसी के सामने बोलने में। एक टाइम पर मुझे भी था, मेरी लाइफ में सबको होता है, राइट। अब ये प्रॉब्लम, ये डर निकलती कैसे, मैं आपको उसको बहुत सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। देखो यार बॉस, ये चीज, इस चीज से आप एग्री भी करोगे, देख लेना। जब आपके पास कोई पावर होती है ना, या फिर जब आपकी जेब में जब पैसा भरा रहता है, तो आपको जो है वो पता है किसी से डर नहीं लगता फिर। तो आप पहली चीज तो इस चीज को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो कि सामने लोगों के सामने आप बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे। आपको किसी लोगों के सामने कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ बंद कमरे में बैठकर अपनी तैयारी करनी है। इस बंद कमरे में बैठकर दुनिया को समझना है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको किसी को नहीं बताना, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताना है, जो आपके प्रीलिम्स में आएगा, आपके मेंस में आएगा। और रही बात इंटरव्यू की, जब तक आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए जब रेडी हो जाएंगे, तो आप अपने अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपसे जो भी कोई चीज पूछेगा आप उसका जवाब दे सकेंगे। और वो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, जब आपका इंटरव्यू आएगा तो उस इंटरव्यू के दौरान जब आपकी तैयारी होती है, इंटरव्यू में बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू इज नॉट द राइट वर्ड, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट स्टेज आएगी ना, तो उससे पहले आपके इतने सारे मॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे कि आपका वो डर जो है वो निकल जाएगा। तो उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, वो है आज पर। भूल जाओ, भाड़ में जान दो कि कितना टाइम बचा है, कितना नहीं बचा, मेरा एग्जाम कब निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, भाड़ में जान दो। आपको फोकस किस चीज पे करना है? आज के दिन के ऊपर। आप सुबह उठिए, सुबह उठ के जो है वो मेडिटेशन करिए 10 मिनट का, उसके बाद अपने टास्क लिखिए कि भैया देखो, आज आज सुबह मुझे ये चैप्टर कवर करना है, या ज्ञान सर के ये दो वीडियोस देखने हैं, जहां सर का करंट अफेयर्स का लेक्चर आएगा उसको कवर करना है, राइट। मुझे प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, मैंने जो पहले पढ़ा हुआ है उसका ये रिवीजन करना है। आपने अगर लिख लिया ना, और प्रैक्टिकल चीजों को लिखना, ऐसा नहीं कि आपने अब ये भी प्रिपरेशन करना शुरू किया और आपने 8 घंटे का एक ही दिन में टाइम टेबल बना लिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कर पाओगे, चौथे दिन वो टाइम टेबल क्रैश हो जाएगा, फिर जाएगा। तो काम ऐसा मत करो, काम ये करो कि चलो यार, मुझे दिन के सिर्फ 2 लेक्चर्स देखने, एक जनरल स्टडीज का देखना है, एक करंट अफेयर्स का देखना है, दैट्स इट। उसके बाद मैं उन 2 लेक्चर्स का रिवीजन करूंगी, ये करूंगा और नोट्स बनाऊंगी, बनाऊंगा, बस। स्टार्टिंग इतने छोटे से करो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो एक ही दिन में सभी चीज करनी है, वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद आपकी चीजें बढ़ जाएंगी, बट स्टार्ट तो करो, रेगुलरिटी तो लेकर आओ। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी मांगता मांगता है, और रेगुलरिटी मेंटेन करने का सिर्फ एक ही बहुत छोटा सा शॉर्टकट है,
वो ये है कि अपने दिन का प्लान बनाओ और उस दिन के प्लान को अचीव कर लो। आपको एग्जाम किस दिन होने वाला है, कितना सिलेबस हमें कवर करना है, उस चीज को ध्यान में मत रखो अभी, नहीं तो फिर आप चीजों को डिले करोगे। आपका दिमाग ये बोलेगा कि अरे यार अभी तो है यार, 6 महीने हैं, अरे यार अभी तो 1 साल है यार, पूरा पूरा कल कर लेंगे, छोड़ो आज एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ये सोचेगा आपका दिमाग। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ना। या आपके अपने खुद के स्कूल या कॉलेज के एग्जामिनेशन के दौरान आपने खुद फेस किया होगा ये चीज, कि जब हमारा एग्जाम दूर होता है ना कि अरे अभी 2 महीने बाद एग्जाम है, छोड़ो आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, चलो आज पार्टी करने चलते हैं। ये है गलतियां सिविल सर्विसेज के लिए। और इस एग्जाम में अगर ये गलती आपने कर दी तो योर गेम इज ओवर। एक भी दिन मिस होना मतलब आप डे 0 पे हो, आपकी तैयारी नहीं है फिर। एक भी दिन का टारगेट मिस होना दैट मीन्स कि आप हजारों लाखों लोगों से पीछे चले गए हो। आप जिस दिन तैयारी नहीं कर रहे हो उस दिन कोई और बैठ के तैयारी कर रहा है। दिस इज द कॉम्पिटिशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सिर्फ बहुत छोटी सी चीज पर काम कर लो, मेहनत कर लो, कि जो दिन है उसी दिन पूरे अपने टारगेट्स को अचीव कर लो, ठीक है। तो होपफुली जिन स्टूडेंट्स का ये इशू आया था तो अब वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं रही। बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है उसके 1 से 1.5 साल पहले के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होते हैं। चलिए कमेंट्स देख लेता हूं मैं। दीपांशी, वेरी गुड। आयुषी सिंह, आयुष गुप्ता, स्वरचित, आप भी आंसर जो है वो लिखना जो है वो शुरू करिए। श्वेता यादव, सर ऑपरेशन का एक शॉर्ट वीडियो, अरे यार मैं ट्राई करूंगा वीडियो जो है वो बनाने की, बाकी आप अपने पास नोट्स जो है बनाओ। हर चीज हाथ में मत लिया करो यार, हैं? मतलब कुछ थोड़ी सी मेहनत करो भाई खुद ही। है जब ऑफिसर बन जाओगे। अच्छा ऑफिसर से याद आया, पता है कल मुझे इतनी खुशी हुई। मेरे एक स्टूडेंट है, बहुत बहुत बढ़िया स्टूडेंट, उसके सिलेक्शन से पहले ही मैंने उसको जो है बोल दिया था कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन होना, यूपी पीसीएस में उनका सिलेक्शन हुआ था। कल मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो उसके बाद जो है बातचीत अलग टाइप की होती है फिर। तो ऐसी मेरी जो है उनसे कल चर्चा हुई। अक्षय पांडे उसका नाम है, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत संघर्ष जो है वो उसने देखा अपनी लाइफ में, और मुझसे कनेक्टेड रहता था, अपनी पूरी बातें मुझे बताता था। कल भी मेरी उससे जो है बात हुई तो बुला रहा था कि सर आप आइए, तहसीलदार बन गया भैया, गार्ड्स वार्ड्स अलॉट हो गए उसके। तो कल फोटो भेज रहा था कि सर आपके आशीर्वाद से जो है बहुत बढ़िया जो है मुझे लगा। तो अभी 1-2 दिन बाद जब कैमरा ऑन होगा मेरा, मतलब चालू करूँगा, मैं सेटअप जो है वो कर रहा हूँ यार अपना ऑफिस का, तब एक अच्छा सेटअप के साथ जो है वो आपके पास आऊँगा। क्योंकि जुलाई से थोड़ी चीज़ और क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव होगी अपने लेक्चर्स की, तो मैं उसकी बात कर रहा था तो मज़ा आ गया। तो सोचो उस मंजिल तक आपको पहुंचना है, जो कि आपके आजू बाजू गार्ड्स रहे, आपको पावर जो है वो आपकी अलग ही जो है वो दिखाई दे। और जब पावर होती है ना बेटा तो किसी से डर नहीं लगता, ये बात भी याद रखना। जब जेब में पैसा भरा हो और या पैसा नहीं है तो पावर हो, तो डर नहीं होता फिर। लाइफ में दो ही चीज के लिए काम करो, मेहनत करो। किसी को खुश करने के लिए अपने आप को बेइज्जत मत करवाओ बार बार। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखो, और भाड़ में जान दो रिश्तेदारी, प्यार मोहब्बत, ये सब चीजें फालतू कॉमन मैन लोगों के लिए है। अब करियर ओरिएंटेड रहो, दो चीजों पर फोकस करो, या तो अपने करियर के ऊपर कि भाई मुझे ये पावर चाहिए, और दूसरा या तो पैसा। अगर पावर का इतना वो नहीं है तो पैसे के पीछे जो है वो काम करो, समझे। तो ये दोनों में से करियर या पैसा, या दोनों ही अगर मिल जाए, ये पावर या पैसा, ये दोनों ही अगर मिल जाए ना, तो भाई 7वें आसमान पे हो गया आप। फिर किसी को बोलना क्या, जो चाहोगे, आपकी बात जो आप बोलोगे ना, अगर खराब जोक भी मारोगे तो भी लोग हंसेंगे, अरे वाह यार मैडम ने क्या बढ़िया जोक मारा, अरे वाह यार सर ने क्या बढ़िया जोक मारा। समझ समझ रहा। इट इज ऑल अबाउट द पावर। तो कल बहुत बढ़िया लगा मुझे उससे जो है जब मैंने चर्चा करी। 1 मिनट रुकना गाइस, 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ। सॉरी यार वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो आ गया था। तो बस अपने आप पर फोकस जो है वो करो, बस यही मुझे आप लोग को जो है वो कहना है। इसके अलावा आप लोग के और आंसर्स देख लेते हैं। दिग्विजय वेरी गुड यार। और कुशल, बहुत बढ़िया। आकांक्षा अग्निहोत्री, बॉबी यादव, पहले पीडीएफ वीडियो देखते हो उसके बाद पीडीएफ रीड करते हो, मत किया करो। बॉबी एक बार वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लो उसके। बस एक बार जो है वो गो थ्रू अगर करना चाहो पीडीएफ की जो है वो गो थ्रू कर लो, स्क्रॉल कर लो, बाकी टाइम ज्यादा मत लगाना पीडीएफ रीड करने में।
पीडीएफ आपको जो है वो दी जा रही है आपके सपोर्ट के लिए, यानी कि एक बर्ड आई व्यू की तरह जो है वो ऊपर से बस स्क्रॉल करके देख लिया कि हाँ 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 ये चीजें हैं, बस दैट्स इट, फटाफट, मतलब मुश्किल से आप 15 मिनट देना, उससे ज्यादा मत देना पीडीएफ में। दूसरी चीज करो ना, उससे और प्रोडक्टिव चीज करो, लेक्चर्स के दौरान मैं पूरी चीज आपकी कवर तो करवा ही देता हूँ, तो क्यों डबल डबल मेहनत करना। सत्वा द वे ऑफ लाइफ, वेरी गुड। उस आईडी से किसी का मैसेज जो है वो आया है। और समीर भटनागर, स्वरचित ने भी आंसर लिखा, वेरी गुड, हाँ। ईशा ठाकुर, हिमांशु कश्यप, मोहम्मद रजा, श्रेया तिवारी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए, चलो अपन सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अक्षय का मेरे पास जो है मैसेज जो है वो इसलिए आया था, अभी मेरे घर के सामने यार मैं कुछ डॉग्स लोग को फीड करता हूँ, जैसे आप लोग को पता ही होगा। तो यार उनमें से क्या, एक किसी का जो पेट था वो काफी खूंखार पेट था, तो उसने आकर एक छोटे से पपी को जो है अटैक कर दिया, स्ट्रे डॉग को अटैक कर दिया। तो मैंने उसको अपने घर पे रखा था रात में, उसको मैंने दवाई ववाई लगाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सुबह तक बच नहीं पाया, मर गया था। तो मैं बहुत गुस्सा हुआ था, हालांकि जिसका वो डॉग था तो उसको मैंने बहुत चटकाया, कि मैंने कहा भाई साहब देखिए अपने, थोड़ा केयरफुल रहिए, आप पेट ओनर है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि भाई आप लीश पकड़ कर जो है वो चले। किसी और डॉग को जो है वो उसने काट लिया, बेचारे स्ट्रीट डॉग को, ना उसका इलाज करवाने वाला कोई, ना उसको देखने वाला कोई, बेचारा सुबह से तड़प रहा था। रात में मेरी मम्मी ने बोला मुझे कि यार वो तड़प रहा है। मैं गया, देखा उसको मैंने, तो दांत गड़े हुए थे पूरे। उसका, मेरी मुझसे भी छोटी सी गलती हो गई कल, मतलब जिस दिन, परसों की बात थी ये, मुझे रात को जो है वो उसको ले जाना चाहिए था, ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, 9 सवा 9 ही बज रहे थे। बट मुझे ऐसा लगा वो चल बल रहा था ना, मुझे लगा कि रिकवर कर जाएगा वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, वो मुझसे एक पाप हो गया, मेरे टाइम पर जो है वो उसको ले जाना चाहिए था। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कल सुबह तक ऑब्जर्व करता हूँ, अगर लगे, अगर फिर भी ये तकलीफ में रहा तो मैं उसको ले जाऊंगा। बट बेचारा सुबह तक सर्वाइव ही नहीं कर पाया। बहुत रात भर आवाज जो है वो आ रही थी उसकी, मैं बार बार जाकर देख रहा था, मैं खुद नहीं सोया। तो सुबह मैंने उस मालिक, जिसका कुत्ता था, उसकी बैंड बजाई मैंने। होते हैं कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, केयरलेस होते हैं, क्या बोले आप, किस किस को समझाएंगे सोसाइटी में। बट हाँ, जहाँ गलत रहता है वहां बोलना जरूरी है, अगर आप गलत के जो है वो नहीं बोलोगे तो कोई मतलब नहीं है। बट यस, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मैं आपको क्लियरली पहली चीज ये बता दूं कि मसलों में उलझो मत। गलत है एट ए टाइम बोल दो, बट ज्यादा बहस पे मत उतरो, क्योंकि ज्यादा बहस करोगे तो पूरा दिन आपका खराब होगा, दिमाग में वही वही चीजें चलती रहेंगी। उसको कहीं पर लिख लो कि इसकी बैंड बजानी है आगे चल के, है ना, बस पेपर पे लिख रहो। और जब पढ़ने का मन ना करे ना, तो अपने उस वाले पेपर को निकाला करो कि किन किन लोगों ने आपको बेइज्जत किया और किन किन लोगों के साथ आपको क्या क्या करना है। पेपर पे ये चीज लिखोगे ना, तब आपको समझ में आएगी, और अपने पास रखोगे तो, कि जब पढ़ने का मन ना करे ना, वो पेपर उठाओ, देखो कि नहीं मुझे पावर में पहुंचना है, क्योंकि इन लोग की सालों की बैंड सबसे पहले बजानी है मुझे। फिर जब पावर आ जाएगी, उल्टा लटका देना थाने में के अंदर, और क्या, रात भर पिटवाना, मुझसे पूछ लेना कि सर आप बताइए क्या करें, तो मैं बताऊंगा कि कैसे खेल खेलना है। चलिए, बहुत हो गई बातें आज, सॉरी थोड़ी सी ज्यादा बातें हो गई। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ चीजें पूछी थी तो उसके बारे में बता दिया, कुछ अपने बारे में बता दिया। और जिन स्टूडेंट्स को बातों से तकलीफ होती है, आप बिल्कुल फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है। क्योंकि ये मेरा तरीका है भाई पढ़ाने का, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, आपको एक गाइड करता हूँ कि पढ़ना कैसे है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है। क्योंकि ये जो एक आधी घंटे का आपका करंट अफेयर्स का सेशन होता है, ये सिर्फ करंट अफेयर्स का सेशन नहीं है, ये सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने का प्रॉपर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस करंट अफेयर्स। चलिए, अब हम समझेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिविल सर्विसेज में अक्सर पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर, तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इनका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्लियरली सिलेबस में भी लिखा हुआ है प्रीलिम्स के, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ने हैं। मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इस इनिशिएटिव के बारे में, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो स्ट्रेंथनिंग पंचायत पंचायत फिनेंसिस से रिलेटेड बात करेंगे, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज की डेट में पंचायत तक प्रॉपर पैसा नहीं पहुंच पाता। तो उसी प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंडर। इसके तहत पंचायतों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे बढ़ाई जा रही है, उस चीज को हम समझेंगे कि कैसे पंचायत को पैसा मिलेगा, जिससे कि ग्राउंड लेवल से ही पंचायत ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करना शुरू करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने आपको अक्सर इस चीज के बारे में बताया है कि हमारे यहां पर, और आप जानते भी हैं कि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, गांव क्षेत्रों में है। 60 to 69% पॉपुलेशन गांव क्षेत्रों पर रिसाइड करती हैं, विलेजेस में रिसाइड करती हैं, बोलो हाँ या ना, यस, रूरल एरियाज में रहती हैं, बोलो यस, यस और नो, यस। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारी देश की 60-70% पॉपुलेशन अगर गांव क्षेत्रों में रह रही है, रूरल इंडिया में रह रही है, तो अगर आप उसको डेवलप कर दोगे ना उस क्षेत्र को,
तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की जीडीपी भी ग्रो करेगी और कंट्री खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। यस। तो इसीलिए एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स टीओटी प्रोग्राम लॉन्च किया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंडर। लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ, और जो चीज बोलूंगा लिखने की सिर्फ वही चीज लिखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। और ये किसके अंडर है? आरजीएसए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंडर है। लिख लीजिए भैया, ये पूरी चीज जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पंचायतों का ओन सोर्स रेवेन्यू, यानी कि स्व स्व वित्तीय राजस्व को बढ़ावा देना। लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ऐसे लिखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य डैश डैश पंचायत डैश ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेशन, कि पंचायत खुद से जो है वो अपना, खुद से अपना राजस्व जो है वो बढ़ाने में सक्षम बन सके। तो ओएसआर जरूर लिखिएगा, ओन सोर्स रेवेन्यू पर टारगेट जो है वो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर क्लियर हो गया? बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। हमने क्या चीज देखी कि पंचायत लेवल पर एक इनिशिएटिव लाया गया है कि पंचायत खुद से अपना पैसा बढ़ा सके, उसके लिए इनिशिएटिव लेकर आ गए हैं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। अब चीजें ध्यान सुनो, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का था और न्यू दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, जहां आईआईएम अहमदाबाद ने भी कोलैबोरेट किया। ये पॉइंट प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोग्राम हुआ था न्यू दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसमें किसने कोलैबोरेट किया? आईआईएम अहमदाबाद ने कोलैबोरेट किया। ये दो चीज और लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, ये चीज आपको रहे वो समझना जरूरी है। यह प्रोग्राम आत्मनिर्भर पंचायत बनाने की तरफ एक कदम है, जो लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें। बात समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव क्या है कि पंचायत जो है वो अपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसी से जो है वो अपना पूरा मैनेजमेंट जो है वो कर सके। आर यू गेटिंग दिस? अब सुनो, ओएसआर, ओन सोर्स रेवेन्यू, इसको पंचायत लीडरशिप, पब्लिक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी का एक पिलर माना गया है। क्योंकि जब पंचायत खुद से अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगी ना, तो ये डेवलपमेंट की तरफ एक बड़ा कदम जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, कि वो खुद से जो है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, खुद से रेवेन्यू जनरेट करेंगी, तो ऑटोमेटिकली कंट्री की जीडीपी ग्रो करेगी, कंट्री डेवलप करेगी, कंट्री ग्रो करेगी। यस। तो ये इनिशिएटिव ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है, जहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की कैपेसिटी बनाई जा रही है। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन अगर गांव क्षेत्रों में रह रही है, और उन्हीं को हम लोग, यानी कि गांव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सोचिए आप आत्मनिर्भर कर दो, कि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, खुद से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो जीडीपी बूस्ट होगी कि नहीं होगी हमारी? बोलो हाँ या ना? यस, होगी। कुछ और चीजें सुन लो आप। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है और अभी क्या सिखाया गया? इनको बताया गया कि भाई आपको कैसे अपना रेवेन्यू प्लान करना है, क्योंकि आप कमाई करोगे, आप सोच रहे हो ना, ढूंढ रहे हो रास्ता कि कहां से कमाई हो हमारी, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए ना, तो वो प्लानिंग कैसे करनी है वो उनको बताया गया। पहला पॉइंट। दूसरा, भाई आपको अगर टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसके लिए बिहेवियरियल नॉलेज दी गई, कि आपको कैसे जनता को, क्योंकि बात समझना मेरी बात, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो टैक्स कलेक्ट करने में किन लोग को आती है? शहरों की बात करें तो वार्ड मेंबर्स को, यानी कि अगर हम बात करें पार्षद की, आपका लोकल एरिया है, जिस एरिया में अगर आप शहर में रह रहे हैं, तो वहां पर जो पार्षद है, क्योंकि वो लोकल कैंडिडेट है, जिसको लोकलाइट्स ने जो है वो सिलेक्ट किया है। सिंपल सी चीज ये समझिए आप, ठीक है? आप 10 लोगों का ग्रुप है, आप 10 लोगों ने अपने एक लीडर को जो है वो चूज किया, है ना? 2 लोग खड़े हुए थे, उस 10 लोगों में से 2 लोग खड़े हुए थे कि दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो आपने एक को चूज कर लिया। अब वो जो लीडर चूज हुआ है ना, वो आपसे, आप बात समझना, गंभीरता से इस चीज को सुनना, तब चीजें समझ में आएंगी। वो जो एक लीडर जो खड़ा हुआ है, वो आप लोगों से हर महीने जो है बोल रहा है कि आप जो है वो 1,000 रुपये जो है वो कलेक्ट करो, क्योंकि हमें अपनी कॉलोनी के अंदर ये पार्क में ये बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो आप चिढ़ोगे नहीं कि साला हर महीने पैसे मांग रहा है यार ये? हम, क्योंकि जब लोगों की जेब से पैसे आता है, तो लोगों को दुख होता है। क्योंकि आप कोई भी चीज में जब टैक्स पे करते हो, तो दुख तो आपको होता है। बोलो हाँ या ना, कि यार अगर टैक्स नहीं होता तो ये चीज हमें थोड़ी और सस्ती मिल जाती। यस, कम ऑन।
यस, ये आम आदमी की मेंटेलिटी, जब जिससे पैसे जाएगा तो दुख होगा। अब नॉर्मली जब आप जीएसटी पे करते हो तो आपको नहीं, बस सामने अधिकारी बैठा हुआ है भाई, उस वो तो मांग नहीं रहा जीएसटी आपसे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर सरकार ने बना दी है जिस तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो डायरेक्टली। बट लोकल लोगों में, जैसे पंचायत की बात करें, सरपंच की बात करें, राइट, तो इन तक लोकलाइट्स पहुंच जाते हैं, पार्षद तक लोकलाइट्स पहुंच जाते हैं। पर जब वो देखते हैं ना कि यार ये आदमी बार बार हमसे पैसा जो है वसूल कर रहा है, तो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हटा देते हैं। इसलिए कई केसेस में ये बेचारे, जो ये वार्ड मेंबर्स हुए और ये लोग हुए, राइट, पंचायत के मेंबर्स हुए, तो इन लोग को बड़ी तकलीफ होती है, राइट, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने में। आर यू गेटिंग दिस? ये बिहेवियर समझ रहे हो? इसलिए इसमें लिखा है बिहेवियरियल इनसाइट इन टैक्स कलेक्शन, कि लोगों को जो है वो बताया गया कि उनको जो है वो कैसे बिहेवियर जो है वो रखना है टैक्स कलेक्ट करते समय, कि लोगों को आप समझाओ कि भाई इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, जरूरी है। तीसरा, इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, कि ऐसा तंत्र जो है वो तैयार करो, मैकेनिज्म जो है वो तैयार करो जो थोड़ा इनोवेटिव हो और जिससे पैसा, फंडिंग जो है वो आ सके। जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स में रेवेन्यू का उपयोग करना, कि आप इस पर्टिकुलर प्लान्स में रेवेन्यू का उपयोग कैसे करोगे ग्राम पंचायत को डेवलप करने में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, राइट, कि कौन से प्रोजेक्ट किस प्रकार से प्रायोरिटी में रखें जिससे कि बेटर मैनेजमेंट जो है वो हो सके। तो ये सब इस ट्रेनिंग के दौरान जो है वो बताया गया, और सब कुछ आईआईएम अहमदाबाद के एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये फील्ड बेस्ड प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे था, यानी कि एक्सपर्ट्स गए थे गांव गांव, उन्होंने वहां की प्रॉब्लम समझी और प्रैक्टिकल चीज जो है वो सामने रखी कि क्या किया जाए जिससे कि गांव का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके और आत्मनिर्भर बन सके हमारे देश के गांव। नेक्स्ट, इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ने एक मॉडल ओएसआर रूल्स फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की है, ताकि स्टेट वाइज रेवेन्यू प्रयासों को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। मतलब अब ये बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया इस 3 दिन की ट्रेनिंग के दौरान, एक आप कह सकते हो एक मॉडल पकड़ा दिया सभी राज्यों को, कि भाई देखो ऐसा अगर काम करोगे, इन इन चीजों पर टारगेट करोगे, तो आप अपने आप ग्रोथ और रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हो। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मैंने आपको आज क्या समझाया लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि भैया देखो आपको सिर्फ अपने डेली टारगेट्स को अचीव करना है, बस, और कुछ नहीं। तो ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जो सभी के लिए सेम अप्लाई करेगा, क्योंकि आप हर दिन के टारगेट्स अचीव करोगे तो एक दिन आपका वो बड़ा टारगेट तो अचीव होना ही है ना। तो ये मॉडल है, तो ऐसे ही सिंपल सा मॉडल जो है वो दे दिया कि आप इन इन चीजों पर काम करो जिससे कि आपके गांव में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकेगी, आप रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि गांव क्षेत्र जो है वो खुद का रेवेन्यू खुद से जनरेट कर सके। डिजिटल टैक्स कलेक्शन पोर्टल डेवलप किए जा रहे हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, राइट। ओडिशा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों के सक्सेसफुल केस स्टडीज भी शेयर की गई जहां कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इफेक्टिव ओएसआर मॉडल्स काफी इंपैक्टफुल रहे। तो उन्होंने बताया कि भाई इन अलग अलग राज्यों के अंदर देखने को मिला कि कैसे जनता जो है, समुदाय जो है, उसने पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से गांव को जो है वो आत्मनिर्भर बनने में मदद करी। समझे आप? तो ये था बस पूरा ओवरऑल टॉपिक, ये समझने वाला टॉपिक था और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने लिखी ली है। अब सुनिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। तो ये एक लिख लो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका गोल यही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग और पंचायत गवर्नेंस को इंप्रूव कराने की। अब देखो नाम समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कि हमारे देश, पूरे देश के जितने भी गांव हैं उनको बेहतर करवाने के लिए अभियान है ये। 2022 से 26 तक एक्टिव है ये स्कीम, लिख लेना। 22-23 से लेकर 25-26 तक के लिए ये एक स्कीम है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए लोकल गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज कर रही है, यानी कि सशक्त बनाया जा रहा है लोकल गवर्नेंस को, पावर जो है वो पंचायत तक जो है वो पहुंचाई जा रही है। ये पीसा एक्ट के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है। पीसा के बारे में कई बार क्वेश्चन, मतलब टॉपिक्स आते रहते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप अलग से लिख लें जिनको नहीं पता। पीसा एक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी में आपको पढ़ाया जाता है ये वाला टॉपिक। और आपकी अगर पॉलिटी, आप आपने कहीं से भी कोचिंग करी हो, वहां से अगर आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई और उसमें पीसा एक्ट नहीं समझाया, तो जाकर अपने फैकल्टी से बोलोगे हमें पीसा एक्ट पढ़ाइए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं आज की डेट में। अब पंचायतों के सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि भाई इनके पास जो लीगल फ्रेमवर्क जो है ना, वो बहुत कमजोर है। मतलब ऑन
पेपर जो आप चीजें दे रहे हो या तो स्कीम्स के माध्यम से दे रहे हो या फिर आपने एक फ्रेमवर्क ढांचा बना दिया, बट अगर उसको आप कानून के तौर पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कानून तोड़ना मतलब आपको दंड मिलेगा कानून तोड़ने के लिए। बट बात समझिए, आप कानून तोड़ोगे तो आपको दंड मिलेगा, बट अगर किसी अथॉरिटी के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दोगे तो शायद दंड ना मिले, क्योंकि वो कानून के दायरे में नहीं आ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो किस चीज को देखती है? कानून को। लिखित जो चीजें हैं हमारे पास, उसी चीज को जो है वो देखती है कि ऑन पेपर जो है वो क्या चीज है, क्या कानून बना है। क्योंकि केसेस कानून के आधार पर ही जो है वो लड़े जाते हैं, कानून या कानून के अगेंस्ट जो है वो लड़े जाते हैं। यस, उसके अलावा कुछ और चीज बताओ, है उसके अलावा भी है, बट वो बड़ी चीजों में आ जाती है। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपना जजमेंट जो है वो देती है। राइट। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं, नेचुरल जस्टिस डॉक्ट्रिन जिसको हम लोग कहते हैं। यस, वो भी है, बट दिक्कत यही है कि पंचायत के लिए कुछ ऐसा लीगल ऑन पेपर चीजें नहीं है। तो अगर नहीं है तो सोल्यूशन क्या है? तो लीगल चीजें बना दो, कानून के दायरे में ले आओ। अगर आपको लग रहा है कि कानून के दायरे में अगर हम चीजें रखेंगे तो रेवेन्यू और ग्रोथ गांव की हो सकेगी, रेवेन्यू बढ़ सकेगी, ग्रोथ हो सकेगी, अकाउंटेबिलिटी आ सकेगी, तो आप बिल्कुल कानून के दायरे में रख दो। कानून के तहत एक ऑफिशियल को अपॉइंट कर दो कि हाँ भाई, ये मॉनिटर करेंगे पूरी चीजों को। कितना अच्छा रहेगा। गांव क्षेत्रों में ट्रेंड मैन पावर्स की भी कमी होती है, वहां पर लोग जो है वो ट्रेंड नहीं है, लोकल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग नहीं होता। राइट। तो डिजिटलाइजेशन जो है वो लेकर आओ। बाकी मैंने आपको चीज बताई दी, बिहेवियरियल बैरियर्स, टैक्स कंप्लाइंसेस को लेकर, कलेक्शन को लेकर। लोग बोलते हैं कि देखो साला अभी अभी पार्षद बना नहीं कि हमें हमसे पैसा वसूलने आ गया है, हटाओ इसको, अगली बार नहीं बनाएंगे, उतारो उसको गद्दी से। तो ये कहानी है, और कुछ नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई वो याद जो है वो रखिएगा। मेरे सिंपल सी चीज जो है वो बताओ, एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्राम ग्राम स्वराज अभियान ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, होपफुली इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आ जाएगा। और जो इन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो लेकर आए, टीओटी जो लॉन्च किया है इन्होंने, इसको पूरे प्रोग्राम की ट्रेनिंग जो है वो किसके द्वारा डिजाइन की गई? किसके द्वारा, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन की गई, उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलो देखते हैं किसने ध्यान से चीजों को सुना है, पढ़ा है जो मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यूथेनेशिया के बारे में सुना है किसी ने? अगर सुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे उसकी डेफिनेशन लिखकर बताओ। तो ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है, जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। असिस्टेड डाइंग, समझ रहे हो ये क्या लिखा हुआ है? मतलब साहित्य, मतलब अ, क्या बोलेंगे उसको, जैसे कि जो कोई चीज लीगलाइज जो है वो हो गई है, कि कानून सर्टिफाइड, कि सर्टिफाइड मृत्यु, कि डॉक्टर जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहा है और एक जीवित व्यक्ति को जो है वो मार दिया जा रहा है। तो ये उससे जुड़ा टॉपिक है। यूके की हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि यूके की पार्लियामेंट आप कहो, उन्होंने टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल को पास कर दिया है विद 314 वर्सेस 291 वोट से। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक सामने आ गया है, लिख लो भैया। यूके का ये कानून है जो पास हो गया है, जिसमें अब ये बोल रहे हैं कि जो पेशेंट जो है इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड और वेल्स भी लिखिएगा, जो पेशेंट्स, इस बिल के अकॉर्डिंग बताया कि इंग्लैंड और वेल्स में असिस्टेड डाइंग को लीगल स्टेटस मिल गया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये कानून है जिनके पास जीने के लिए 6 महीने से कम समय बचा है, एज डायग्नोस्ड बाय डॉक्टर। जो होता है ना, कई बार डॉक्टर डायग्नोस कर लेते हैं, बोलते हैं कि यार लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, कुछ ही महीने बचे हैं, है ना, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो जिन लोगों के पास 6 महीने से कम समय बचा है जीने के लिए, उन उन लोग अपनी खुद की स्वीकृति से, फैमिली की स्वीकृति से, और डॉक्टर अगर बोल देता है तो फिर ये यूथेनेशिया की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि एक इंजेक्शन देकर जो है वो डेथ स्वीकार कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। अब भाई ऐसी चीज, इस तरीके की चीज पर अगर कानून बन जाए तो, अगर और इस पर सोचो कि कोई फर्जीवाड़ा हो जाए, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी मैनिपुलेट करके उड़ा दिया जाया जा सकता है। क्योंकि आजकल तो लोग प्रॉपर्टी
के लिए, पैसों के लिए जो है वो किसी को नहीं छोड़ते। बेटा जो है वो बाप का कत्ल कर देता है प्रॉपर्टी के लिए, देखते तो हो आप। दुनिया बड़ी खराब हो गई है। तो सोचो आगे इस तरीके के कानून का अगर गलत इस्तेमाल हो जाए, डॉक्टर को खरीद लिया, सर्टिफिकेशन खरीद लिया, क्योंकि बड़ी प्रॉपर्टी के आगे तो सब कुछ हो जाता है, राइट। और इसमें अगर एथिक्स काम ना करे, और आजकल तो लोग अपने ईमान को बेच खाते हैं, तो सोचिए इसका कितना गलत उपयोग हो सकता है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये चीज इंडिया में भी लीगल होनी चाहिए या नहीं, या फिर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बता सकते हो? कमान, कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर बताइएगा। अब सुनिएगा, ये कानून सिर्फ मैंने आपको बताया इंग्लैंड और वेल्स में लागू होगा। स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड इससे बाहर है। सिर्फ मेंटली और साउंड पेशेंट्स एलिजिबल हैं, जिनकी कंडीशन को सर्टिफाई करेंगे दो डॉक्टर्स, एक साइकाइट्रिस्ट, एक सीनियर लॉयर और एक सोशल वर्कर। बिल को सपोर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन अपोजिशन लीडर ने इस पे एथिकल ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, जो मैं आपको बोल ही रहा हूं। और जिसकी मैं आपसे जो है वो चर्चा कर रहा था वो था यूथेनेशिया। ये लिख लो इसकी स्पेलिंग, और इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लो ये पूरी। यूथेनेशिया का एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है अच्छी मृत्यु, राइट। कि मृत्यु जो हो सामने वाले की, भाई अच्छी मृत्यु हो जाए। मतलब जैसे कि इसका उपयोग तब होता है जब कोई पेशेंट इनक्यूरेबल इलनेस या सीवियर पेन से सफर कर रहा है। जैसे अपन सोचते हैं ना कि यार इतने दर्द में है, कई बार ऐसा होता भी है फैमिली के अंदर कि यार यार ये बहुत दर्द में है, इससे बेहतर है कि भगवान इसको उठा ही ले, ये इतनी तकलीफ जो है वो ना झेले ना सहे। होता है कई बार। कई बार ऐसी चीजें होती है, हमें पता है कि यार ये नहीं बच पाएगा, जब देखते हैं कि दर्द में है, यार इसके दर्द को जो है वो राहत मिल जाए, भली मृत्यु हो जाए इसकी, कम से कम दर्द से तो बाहर हो जाएगी, है ना। अब ये चार प्रकार के यूथनेशिया होते हैं। एक एक्टिव होता है, पैसिव होता है, वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है। लिख लेना भैया, यूथनेशिया ऐसे करके लिखो, यूथनेशिया, और उसके नीचे जो है वो आप या तो स्क्वायर बना सकते हो, बीच में लिख दो यूथनेशिया, राइट। यहाँ पर उसके चार टाइप जो है वो लिख दो यूथनेशिया के, राइट, ऐसे करके। या फिर ये फ्लो चार्ट बना सकते हो यूथनेशिया, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है वैसा डायग्राम बना लो। यूथनेशिया आपने लिख दिया ऊपर, फिर इसके चार टाइप जो है वो लिखो। पहला लिखो पैसिव यूथनेशिया, पहला लिखो एक्टिव, दूसरा लिखो पैसिव, तीसरा लिखो वॉलेंट्री, चौथा लिखो इनवॉलेंट्री। लिख लो भैया ये चार टाइप्स यूथनेशिया के, यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, ये देखो ये लिखा है एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया, वॉलेंट्री यूथनेशिया और इनवॉलेंट्री यूथनेशिया। जिसका अंडरलाइन किया ना वो चार टाइप्स लिख लो। और जो चार टाइप्स लिखे उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो एक्टिव के आगे लिखो जैसे लीथल इंजेक्शन देना, मतलब किसी को इंजेक्शन दे देना जिससे वो मर जाए, एक्टिव होता है ये, इंजेक्ट इंजेक्ट करके मार देना। दूसरा होता है पैसिव, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देना। आपने सुना है ना कि सामने वाला व्यक्ति वेंटिलेटर पे चढ़ गया तो वेंटिलेटर का बटन बंद कर देना, ये होता है पैसिव के अंदर, कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना मतलब पैसिव, इंजेक्शन देना मतलब एक्टिव। तीसरा वॉलंटरी, मतलब पेशेंट की इन्फॉर्म्ड कंसेंट से, कि पेशेंट को पता है कि हाँ भाई अब मुझे मारा जाएगा, तो वो होता है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब पेशेंट को पता ही नहीं है, वो होश में नहीं है और उसको मार दिया, और ये इलीगल होता है। तो यूके का बिल जो है वो वॉलंटरी यूथनेशिया को स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड फॉर्म में अलाउ कर रहा है। अब यूके जो है ना, उसी के नीचे लिख देना यूके का जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो आप, ये वॉलंटरी यूथनेशिया से रिलेटेड है। मतलब पेशेंट को भाई पता होना चाहिए कि हाँ अब उसकी जान जो है वो एक इंजेक्शन के बाद जो है वो खत्म हो जाएगी। अब इसको लोग जो फेवर कर रहे हैं, व्यक्ति को अपने शरीर और डेथ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है कि राइट टू ऑटोनॉमी। जैसे मेरी लाइफ में भी एक टाइम जो है वो आया था सन 2020 का, जब मैंने अपने आप को कहा था कि या तो 2021 में मैं रहूंगा या मेरा दर्द रहेगा, क्योंकि मैं असहनीय पेन में था। मुझे जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे सबने मना कर दिया था कि तुम ऐसे ही जीने वाले हो अपनी पूरी जिंदगी इस दर्द में रहोगे। तो मैं बड़ा तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था। उस समय मैंने करीब 5-6 साल ऐसे झेले अपनी लाइफ के कि मैं रात में सो नहीं पाता था, करवट लेता था तो मुझे दर्द होता था, सांस लेता था तो दर्द होता था। मुझे क्रॉनिक प्रॉब्लम थी एंकलूसिंग स्पॉन्डिलिटिस की सीवियर स्टेज, सीवियर। और बस मेरे स्टूडेंट्स की वजह से, आप लोगों की वजह से मैं ठीक हो गया। दुआएं दी काफी स्टूडेंट्स ने की। जब मैं पढ़ाता था मुझे अच्छे से याद है, स्टूडेंट बोलते थे कि अरे सर थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत तकलीफ में आज आपकी आवाज आ रही है। लोगों ने बोला कि दर्द से गुजर रहे पेशेंट्स के लिए ह्यूमन ऑप्शन होना चाहिए, कंपैशन, करुणा, पीसफुल डेथ, ये साइकोलॉजिकल रिलीफ है। हाँ दर्द से बेहतर तो लोग सोचते हैं ना कि मरी जाए यार, इससे अच्छा दर्द नहीं चाहिए, तो अब झेल नहीं पा रहा।
फिर कई बार फैमिली भी जो है बहुत ट्रॉमेटिक होती है, हॉस्पिटल का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, जो पेशेंट है उसको पता है कि उसकी हालत खराब है, वो नहीं जी पाएगा, तो सोचता है कि यार मेरे चक्कर में मेरे फैमिली क्यों परेशान हो रही है। फिर एक होता है, एक और तर्क जो है वो दिया गया, इररिकवरेबल केस में ज्यादा टाइम देने से हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड जो है वो पड़ता है। भाई जब पता है कि ये पेशेंट जो है वो ठीक हो ही नहीं सकता, फिर भी उसके लिए जो है वो वेंटिलेटर जो है वो चालू है, उसकी जगह कोई और व्यक्ति के लिए हेल्थ सपोर्ट सिस्टम जो है वो लग जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये बेसिकली बोल रहे थे फेवर में। अब जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई जिंदगी को अपना इनहेरेंट वैल्यू जो है वो, जिंदगी का अपना खुद का इनहेरेंट वैल्यू होता है, सेंसिटी ऑफ लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई जीवन अनमोल है, बोलते हैं ना, किसको ऐसा मत गवाओ। डिसेबल्ड या एल्डरली पेशेंट्स पे प्रेशर जो है वो पड़ सकता है, ये भी होता है। जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके प्रेशर हो सकता है कि अब यार बुजुर्ग समय आ गया, अब क्या मार दोगे क्या हमें, हाँ, तो वो वाली चीज भी होती है। समझ रहे हो आप। और क्या बोला गया, एडवांस केयर में पेन मैनेज जो है वो किया जा सकता है। अब जैसे मैं हूं, मैंने वो वाला ऑप्शन जो है वो लिया, उसके बाद अगर मैं अपने ऊपर काम नहीं करता तो मैं ठीक नहीं होता, बट मैंने अपने ऊपर काम किया, मैं ठीक हो गया, और आज की डेट में मैं दूसरे लोगों को ठीक कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ दूसरों की इस पेन से निकलने में, और लोग निकल भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जो है मुझे चूज कर लिया था उस समय कि नहीं भाई तू मरेगा नहीं, तू दूसरे को हेल्प करेगा। नेक्स्ट हो गया, कानून का मिसयूज भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री केस में होता ही अक्सर। फिर कई बार जो है वो डॉक्टर्स की हीलर वाली इमेज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भाई डॉक्टर तो भगवान का रूप है, वो तो जिंदगी बचाता है, अब डॉक्टर इंजेक्शन लेके आ रहा है जिंदगी छीनने के लिए, वो डॉक्टर की इमेज पर बात आ जाएगी। ऐसी चीजें आर्ग्यूमेंट्स में आई। ऐसे कुछ केसेस भी आए हैं, जैसे ये चीज ध्यान रख, 1996 का राइट टू डाई का केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, जियान कौर केस के अंदर, लिख लेना भैया, ज्ञान ज्ञान कौर केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, राइट टू डाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस था, अरुणा का केस, अरुणा शानबाग केस, आपने कई बार सुना भी होगा। पैसिव यूथनेशिया जो है वो, इसको जो है वो स्ट्रिक्ट कंडीशन में अलाउ किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या इंडिया में यूथनेशिया अलाउड है? यस, पैसिव यूथनेशिया, ये केस आपको पता होना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट मेडिकल और लीगल प्रोटोकॉल के साथ। फिर एक केस कॉमन कॉज केस आया, राइट टू डाई विद डिग्निटी को रिकॉग्नाइज जो है वो किया गया, और एडवांस डायरेक्शन जो है वो अलाउ किए गए अभी रिसेंटली 2018 में। हालांकि मैं आपसे हमेशा मना करता हूं कि आपको केसेस ध्यान में नहीं रखने, बट इस टॉपिक के अंदर ये केसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक्स को केसेस के थ्रू ही आप सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा ये तीनों चीजें। फिर कुछ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ह्यूमनिज्म में मीनिंगफुल लाइफ को प्रेफर जो है वो किया गया है, ना कि सिर्फ बायोलॉजिकल सर्वाइवर पर। मतलब ये बोलते हैं ना कि जिंदगी जीनी है तो साला एक दिन शेर की तरह जियो, 100 दिन बकरियों की तरह जीने का क्या मतलब, भेड़ों की तरह जीने का क्या मतलब, सुना होगा ये आपने, कि मीनिंगफुल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, या सिर्फ जी रहे हैं, बायोलॉजिकल सर्वाइवल हो रहा है, नहीं, मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। तो ये जो है वो एंटोनी डी सेंट एक्सुपेरी का ये स्टेटमेंट था। दूसरा था हंस जोनास का, वॉर्न किया था कि ज्यादा टेक्नोलॉजी से लाइफ डेथ कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो सकती है। बोलते हैं ना कि सिस्टम अगर वेंटिलेटर लगा ही नहीं है तो इंसान तो डेथ मर ही चुका है, उसको तो सिर्फ ऑर्गन्स को उसके कंट्रोल किया जा रहा है सिस्टम से, सिस्टम बंद कर दोगे खत्म हो गया आदमी। पूरा ज्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज करोगे तो नेचुरल डेथ होनी नहीं, आप तो लगा के रखो वेंटिलेटर, वो तो चल ही रहा है। और आपने देखी भी है ऐसे केसेस भी कई बार, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल्स में होती हैं, बिल बढ़ाने के चक्कर में वेंटिलेटर पर लटका दिया जाता है, बहुत महंगा होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एक एक दिन का 80-80 90-90 हजार रुपए तक चार्जेस जाता है, इवन उससे भी और महंगा एक वेंटिलेटर का, घंटों के हिसाब से चार्जेस होते हैं मेरे ख्याल से वेंटिलेटर के। तो यह एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नव्या स्किलिंग इनिशिएटिव, लिख लीजिए भैया, नव्या या नव्य स्किलिंग इनिशिएटिव, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका नाम है नव्या, न्यूट्री नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग अडल्ट्स एंड गर्ल्स, लिख लेना, पूरी चीज लिखेंगे आप।
ये नव्या इनिशिएटिव सरकार जो है वो लेकर आई है। नव्या इनिशिएटिव फोकस ये है कि 16 से 18 साल की लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, यानी कि स्किल्स डेवलप करना 16 से 18 साल की बच्चियों में। लिख लेना ये वाला पॉइंट भी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये। लिख लेना कौन सी इसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो दोनों मिनिस्ट्री के नाम। और ब्रैकेट में लिख लेना विकसित भारत 2047 विजन के अंडर है ये। तो ये पूरे पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया इसमें, ये आप मेंशन कर लो। आओ समझते हैं। लॉन्च इवेंट जो है हुआ इसका उत्तर प्रदेश के अंदर सोनभद्रा में। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे इस दौरान। ठीक है, और क्या इसमें समझने वाली चीज? क्या स्किल्स डेवलप करने की इनिशिएटिव है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। 16 से 18 साल की बच्चियां मैंने आपको बता दी, मिनिमम 10th पास होनी चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लो। बच्चियां जो होनी चाहिए वो मिनिमम 10th पास होनी चाहिए, ये भी लिख लो आप। मिनिमम 10th पास बच्चियों के लिए है ये। 10th क्वालिफिकेशन इनकी पूरी होना जरूरी है। अब इसमें नॉन ट्रेडिशनल और इमर्जिंग सेक्टर्स है ना, जैसे टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सेक्टर्स में जो है वो लड़कियों को पार्टिसिपेशन करवाना। जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो तोड़ना और एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस को ब्रॉड करना। अब बेसिकली ये जेंडर इंक्लूजन से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि बच्चियों को जो है वो स्किल्स डेवलप करके मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में जो है वो शामिल करें, स्किल्स डेवलप करें। अल्टीमेटली नव्या का गोल है कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, राइट, कि भाई बच्चियों को भी जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बनाना है, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है, वुमेन को आत्मनिर्भर बनाना है, उनमें स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है। बस यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं लिखने वाली चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट अपनी एक्सपर्टीज जो है वो ला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के थ्रू, सबला प्रोग्राम के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के स्टैंडर्ड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्टैंडर्ड्स यूज किए जाएंगे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। 19 राज्यों और 27 डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है ये। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसकी ट्रेनिंग स्टार्टिंग में दी जाएगी, फिर धीरे धीरे करके पूरी कंट्री में फैला दिया जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बच्चियों में स्किल्स डेवलप करने का ये इनिशिएटिव एक हम लोग को जो है वो देखने को मिला, दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यार, आपको ऑलरेडी पता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण कितनी स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। कोस्टल एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं, तट जो है समुद्री तट वो अफेक्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट ने इंडिया और एशिया के कोस्टल एरियाज के लिए सीरियस वार्निंग दी है। तो आओ देखते हैं इसको। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2024, लिख लेना, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2024 रिपोर्ट। बस ये रिपोर्ट किसकी है, बस इतना लिख लो। अब सुनो चीजों को। अब आपको ऑलरेडी पता है जलवायु परिवर्तन है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स मेल्ट हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, ओशियन का सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो अरेबियन सी में बताया जा रहा है कि सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, बे ऑफ बंगाल में बढ़ा है, हर जगह बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो इंडिया के कोस्ट जो है बताया जा रहा है कि ये काफी उसमें है, वल्नरेबल है, कि मतलब ये चपेट में जो है वो आ सकता है। ये आंकड़े आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बताया भी नहीं अभी आपको आंकड़े। तो प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहे हैं, आजीविका खत्म होती जा रही है लोगों की, कमाने का जरिए, जैसे फिशरीज हुआ, दूसरे टूरिज्म हुआ, क्योंकि रिस्की एरिया जो है बनता जा रहा है। ह्यूमन लाइफ जो है वो उसको डायरेक्टली खतरा है, अगर कोई साइक्लोन आ गया एकदम से तो ह्यूमन लाइफ को खतरा है। फिशिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, अर्बन सेटलमेंट्स पे प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। लो लाइंग एरिया से क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि लोग जा रहे हैं ना अपनी जगह छोड़कर, क्योंकि लोगों को आजीविका नहीं मिलेगी तो लोग दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट होंगे। तो उसी के बारे में जो है वो ये रिपोर्ट है, उतनी कुछ खास नहीं है ध्यान देने वाली। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं सी लेवल राइज होने के, तो आपको फैक्टर्स ऑलरेडी पता है, लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं क्यों हो रहा है ये सी लेवल जो है वो